दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत मशहूर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट के.एस. चौहान साहब हैं। और चौहान साहब संवैधानिक मामलों के और जितने और कानून के बड़े पहलू हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके जानकार हैं। हम आज इनसे बात करेंगे आरक्षण पर। इसलिए बात करेंगे आरक्षण पर इनसे क्योंकि इस चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। उसमें आरक्षण भी एक मुद्दा बन गया है इस बार। अब आप देखिए, मंडल कमीशन के जमाने में आरक्षण की बात होती तो समझ में आता, ईडब्ल्यूएस के मामले में आता तो बात समझ में आती, लेटरल एंट्री पर आता तब समझ में आता कि भाई आरक्षण पर बहस करना क्यों जरूरी है। लेकिन चुनाव में आरक्षण के मसले को उठा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। और क्यों उठाया है, क्या किसके लाभ में ये जा रहा है, क्या ये दलित, आदिवासी, ओबीसी के फायदे में जा रहा है, ये जो डायलॉग है, या क्या है, इसके जरिए दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिस्से का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आरक्षण की डिबेट की क्या क्या और पहलू हैं। भारत में मुस्लिम आरक्षण की असलियत क्या है, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर तो आरक्षण है नहीं, किसी भी धर्म के आधार पर नहीं है, ये सबको मालूम है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे के.एस. चौहान साहब से। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, धन्यवाद। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि इस लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, ये दोनों आमने सामने अनेक मुद्दों पर आज दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये अगर फिर से सत्ता में बीजेपी के लोग आ गए तो आरक्षण भी दलित, आदिवासी, ओबीसी का खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए बहुत सारी वो दलीलें देते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है, लेटरल एंट्री है, तो जगहें खत्म हो रही हैं। इसके अलावा एक मुस्लिम आरक्षण का भी मसला उठाया जा रहा है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा आपसे है कि ये आरक्षण की जो डिबेट चुनाव में उठी है, आप इसको किस रूप में देखते हैं, कितनी ये सार्थक और कितनी निरर्थक है? मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी डिबेट है, क्योंकि जितने भी चुनाव हमने देखे हैं, पिछले 3, 4, 5 चुनाव जो है, उसमें राइट्स के ऊपर चर्चा नहीं होती थी। और इसका मैं क्रेडिट राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा और जो भी उन्होंने एक्टिविटी की उसको देता हूँ। और उसका ये भी कारण है कि कांग्रेस पूरी मार्जिनलाइज हो गई है, क्योंकि अदरवाइज जो वीकर सेक्शंस के राइट हैं उनके बारे में ना कांग्रेस बात करना चाहती है, ना बीजेपी करना चाहती है, ना दूसरी पार्टियां जो जैसे बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी हैं या जिनमें शेड्यूल कास्ट का प्रोमिनेंट रोल है, उन पार्टियों में भी कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। तो ये उस लिहाज से एक बहुत अच्छा चुनाव है। और जहाँ तक ये सवाल है कि संविधान खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद संविधान खत्म होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जहाँ तक रिजर्वेशन का जो सवाल है, अभी हमारा जो देश है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, और मंडल का जो जजमेंट है वो कहता है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है। लेकिन बाद में 5 जजेस के 2-3 जजमेंट हुए जिसमें उन्होंने कह दिया ये रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है, स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन दे, स्टेट चाहे तो ना दे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है ये राजनीतिक, कि कम से कम उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और अगर रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है या आर्टिकल 16(4) या 16(4)A, वो आर्टिकल 16(1) का फैसेट है जो मंडल में होल्ड हुआ है, वो ये है कि 16(4) जो है वो 16(1) का एक फैसेट, एक तरीका है क्लासिफिकेशन बनाने का। तो अगर वो प्रिंसिपल हमारे सिस्टम में रूल कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा सिस्टम है वो फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की स्मॉलर बेंचेज, 5 जजेस की बेंचेज जो ये कह रही हैं कि ये डिस्क्रिशन है और ये अगर स्टेट चाहे तो अपनी मर्जी से दे या ना दे, वो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम कोर्ट में भी बराबर इसकी आर्ग्यू करते रहते हैं, और हमारे आर्गूमेंट की वजह से रिजर्वेशन प्रमोशन का जो इशू उत्तर प्रदेश का उठा,
उसके बाद सुरेश चंद्र गौतम का एक जजमेंट हुआ जिसमें दीपक मिश्रा और जस्टिस पीसी पंत की बेंच के सामने मैंने आर्ग्यू किया था कि ये जो नागराज का जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है, जो उन्होंने अपने पैरा 2 में रिकॉर्ड भी किया उसको, कि डॉक्टर चौहान ने कहा कि नागराज गलत है क्योंकि इंदिरा साहनी और आर के सब्बरवाल एक जजमेंट है उसके पैराग्राफ कोट करके मैंने ये डेमोस्ट्रेट किया था कि वो गलत है, लेकिन कोर्ट ने उसको रेफर नहीं किया। 1-1.5 साल के बाद दोबारा कुरियन जोसेफ और भानुमति, जस्टिस भानुमति होती थी, उन दोनों की बेंच में वो दोबारा लगा, हमने दोबारा आर्ग्यू किया तो उन्होंने रेफर किया। बाद में दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने वो उसको ये मान लिया कि हमारा पॉइंट सही है, ये रिकॉर्ड किया उन्होंने कि भाई ये जो पॉइंट रेज किया ये सही है और ये नहीं पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन जो उसके दूसरे एस्पेक्ट्स थे, क्योंकि जब आप एक जजमेंट लिखते हैं तो उसमें केवल एक इशू डिसाइड नहीं करते, बहुत सारे पेरिफेरल इश्यूज होते हैं जो उनको डिसाइड करते हैं। वो इश्यूज तभी करेक्ट हो सकते थे जब वो लार्जर बेंच को जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि अनजस्ट तरीका था कि एक बार आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये हमारे से गलती हुई तो उसको पूरा सुधार करने की बजाय आपने उसको वहीं रोक दिया जी। तो ये जो है ठीक नहीं था। इसलिए जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है हमारे संविधान में आर्टिकल 16 का पार्ट है जो फंडामेंटल राइट का है, तो आर्टिकल 16 में जो भी कहा वो फंडामेंटल राइट है जी। क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज का सब्जेक्ट है, जो जिसने एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया वो बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें जब से ये एक्टिविज्म का जो सिस्टम आया है, जो अपर कास्ट एक्टिविज्म है, उसकी वजह से जो माइंडसेट है वो पूरा रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने बना दिया, जबकि हमारा संविधान रिजर्वेशन को रिकॉग्नाइज करता है। जो दूसरे देश हैं जैसे अमेरिका को आप देखेंगे, उनके संविधान में रिजर्वेशन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं है। उनका 14th अमेंडमेंट, जैसे हमारा आर्टिकल 14 है, इस तरह का उनका 14th अमेंडमेंट है। उस 14th अमेंडमेंट में इक्वल प्रोटेक्शन वर्ड है, जिसको एक्सप्लोर करके वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी दिया, कॉन्ट्रैक्ट में, हर चीज में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान में लिखा है, संविधान में हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा है, लेकिन आज 99% जजमेंट्स में आप अफर्मेटिव वर्ड्स यूज पाएंगे। अफर्मेटिव एक्शन जो है उसका मतलब है स्टेट की डिस्क्रिशन है, और रिजर्वेशन का मतलब है ये आपका राइट है। दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे जो लोग वहां से पढ़ के आते हैं और वो वहां का ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हम उनको उनका पॉजिटिव चीज उनके ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिखाते हैं। मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए एक बहुत जरूरी बात जरूर याद करना चाहूंगा कि डॉक्टर के.एस. चौहान ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत सारे हमने देखा है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाजों के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी एफर्मेटिव एक्शन का ये जुमला जो है, जो पश्चिम से आया है और जो भारत के जो एक कुलीन तंत्र में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने के संदर्भ में, वो कैसे रिलेवेंट नहीं है, कैसे उपयुक्त शब्द नहीं है, इसकी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त व्याख्या की है। इसलिए रिजर्वेशन जो कि राइट है और स्टेट का डिस्क्रिप्शन वो नहीं है, मुझे लगता है कि एफर्मेटिव एक्शन का यूज़ ऐसे वर्गों को, कम से कम जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको नहीं करना चाहिए। उनको शुद्ध रूप से रिजर्वेशन का ही शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सही हूँ? यस जी, आप आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन देने का एक तरीका है, और अफर्मेटिव स्टेट का डिस्क्रिशन है कि वो आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहे तो दे सकता है, अगर वो ना देना चाहे तो ना भी दे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो फ्रेजोलॉजी यूज की, वो फ्रेजोलॉजी पहले अमेंडमेंट में चेंज कर दी उन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 16(4) में जो आर्टिकल 10 क्लोज 3 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। जो वर्ड यूज किया वो बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज किया। लेकिन जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने बाइफरकेट करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड वर्ड यूज कर दिया। और शायद बाबा साहब ने जब ये देखा कि भाई वो जो हमारे प्रिंसिपल जो हमने डेवलप किए उसको वो नहीं मान रहे, तभी उन्होंने शायद मंत्री पद से इस्तीफा दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, उसका अगर दूसरा पहलू भी हम देखेंगे तो उस पूरे प्रोसेस में जो आज जो चेंज हो रहा है, अब जैसे SC/ST के लिए केवल रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था की गई। सीताराम केसरी जी मंत्री थे,
और हम 6-7 एडवोकेट 6-7 दिन तक, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही उनका घर था, तो हम लगातार 6-7 दिन तक गए और हमने ये उनको कन्विंस किया कि सर इसमें बैकवर्ड क्लास के लिए भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टी एग्री नहीं कर रही है, लेकिन हम इसको अगले सेशन में कर देंगे। और उन्होंने केवल SC/ST के लिए किया। वो SC/ST का रिजर्वेशन प्रमोशन आज भी लागू नहीं हुआ, केवल वो एक षड्यंत्र था, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि ये जो इस तरह का जो चीज है ताकि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज आपस में लड़ सकें। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC/ST और OBC अलग वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज वर्ड यूज किया था। तो जो उनकी जो फ्रेजोलॉजी थी वो सोसाइटी को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ाना चाहते थे, और ये हमें आपस में लड़ा के उसको यूज करना चाहते जी। एक दूसरा जो प्रश्न जो आज चुनाव का, चूंकि एक कॉन्टेक्स्ट है हमारे सामने, उसमें एक उठ रहा है, बार बार जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि मौजूदा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और इसके लिए वो गिना रहे हैं लेटरल एंट्री, इसके लिए वो गिना रहे हैं भारी पैमाने पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सरकारी नौकरियां, जो रिक्त पद हैं वो भी नहीं भरे जा रहे हैं, इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव संपन्न हो जाए फिर उनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल बना देंगे। तो 3-4 पहलू उठा रहे हैं, लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स। ये जो पहलू हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें दम है कि एक तरह से रिजर्वेशन को खत्म करने का षड्यंत्र है? बेसिकली रिजर्वेशन खत्म वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे रिजर्वेशन स्टैट्यूट बुक में है, आज की डेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन वो कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। जो मैंने वही बात है, मैंने व्यवहारिक स्तर पर मैं वही कह रहा हूँ कि वो स्टेट की डिस्क्रिशन है, उनका जो ये थ्योरी जो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल जो थ्योरी डेवलप कर रहा है वो ये कर रहा है रिजर्वेशन कोई राइट नहीं है, ये हम जो है डिस्क्रिशन के तौर पे दे रहे हैं, और इसी वजह से लेटरल एंट्री भी उन्होंने किया। कोई भी अगर आप अपॉइंटमेंट करते, लेटरल एंट्री भी मान लो सही है गलत है उसका हम इतने कम समय में डिबेट नहीं कर सकते, तो उसको भी अगर सही भी मान लेते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेशन तो आपको देना पड़ेगा। नहीं है ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जब संविधान कहता आप सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे और आप नहीं देंगे। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये रिजर्वेशन खत्म होगी या नहीं होगी ये अलग इशू है, ये रिजर्वेशन रहेगी तब भी वो नहीं दे रहे नहीं देंगे, मतलब कागज पर भले वो ना खत्म करें लेकिन वो वास्तविकता में खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात जो एक है कि मुस्लिम आरक्षण। अब सवाल इस बात का है कि बाबा साहब के जमाने से ही और उसके बाद में भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है हमारे संविधान में, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और जो बाद के दिनों में मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत साफ शब्दों में जो मुस्लिम कम्युनिटी या किसी और धर्म के लोग जो बैकवर्ड हैं, जो सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि धर्म कोई भी हो लेकिन अगर बैकवर्डनेस है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो पहलू है, और इसी कारण जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन हर जगह मिल रहा है मंडल कमीशन के हिसाब से। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी बहुत सारी कास्ट हैं। कास्ट मतलब जो बैकवर्ड क्लास की जो रिकॉग्नाइज जो कास्ट सिस्टम है उनमें भी मुस्लिम्स में भी रिकॉग्नाइज, जैसे अंसारी हैं, जुलाहा हैं, अंसारी मतलब जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस से जो कन्वर्ट हुए हुए लोग मुस्लिम हैं उनको उन्होंने बैकवर्ड माना है। और उनकी सोशल कंडीशन और एजुकेशनल कंडीशन जैसे हिंदू बैकवर्ड क्लासेस की है या हिंदू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है, वैसे उनकी भी खराब है। तो इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन देने की मंडल कमीशन में भी व्यवस्था है, और ये कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पे भी नहीं है, क्योंकि जो पहला रिजर्वेशन अगर जाति के आधार पे है तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। अदरवाइज ये जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का है, कोई भी कास्ट जो है अगर ब्राह्मण भी है वो ये प्रूव कर पाते हैं कि हम सोशली बैकवर्ड हैं, तो आप उनको बैकवर्ड क्लासेस की कास्ट में डाल सकते हैं। जब ईडब्ल्यूएस का मंडल ने डाला है, मंडल ने भी डाला है, ईडब्ल्यूएस का जब आर्गुमेंट हो रहा था तो प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार जो बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन रहे कर्नाटक में, उन्होंने 29 शायद कास्ट बताई थी कि हमने 29 ब्राह्मण्स की कास्ट बैकवर्ड क्लास में आइडेंटिफाई की कर्नाटका में। तो ये केवल ऐसा है कि जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास
में जो आइडेंटिफाइड कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब में आइडेंटिफाइड ट्राइब हैं, उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं कहा जा सकता। ये पहला ऐसा अमेंडमेंट है, और ये सब इश्यूज हमने कोर्ट के सामने उठाए थे जब आप डिस्कस करेंगे। तो एक बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आज का, कि जो EWS है, क्या आप ये बताएंगे कि जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या और कोई धर्म के मानने वाले लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, क्या EWS में ये लोग भी जो अपर कास्ट माने जाएं कि भाई अगर वो इन धर्मों में भी हैं तो कुलीन है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में सैयद हैं, शेख हैं, पठान हैं, ये अपर कास्ट मुस्लिम माने जाते हैं, और इनको मंडल ने आइडेंटिफाई नहीं किया रिजर्वेशन के लिए। लेकिन EWS में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में क्या इनको EWS में मिलना चाहिए? उनको मिल सकता है उसमें। तो क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके बारे में हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन जो आज की डेट में जो आज हम देख रहे हैं, जैसे आप फिजिकली हैंडीकैप का देखेंगे या EWS का देखेंगे, उसमें अगर SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप है, उनका 3% रिजर्वेशन है, तो वो किसी को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप को रिजर्वेशन प्रमोशन भी मिल गया। जस्टिस चलमेश्वर साहब का जजमेंट है, राजीव कुमार गुप्ता आई थिंक, उसमें चलमेश्वर साहब ने जजमेंट भी दिया उसमें, और वो शायद SC ST का जो रिजर्वेशन प्रमोशन था उसको रिफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि जुडिशरी में जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने का एक पैरामीटर है, और इसीलिए शायद उन्होंने किया था। बट जो लोग केस लड़ रहे थे उन्होंने वो केस इतना पेचीदा बना दिया कि उनके पीरियड से वो बाहर निकल गया, इसलिए वो उसमें SC ST रिजर्वेशन प्रमोशन में भी वो सुधार नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि उन्होंने वो जो हैंडीकैप के बारे में रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था की थी, वो SC ST का रिजर्वेशन सुधारने के लिए की थी। क्या जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार या विपक्षी सरकार आ गई, तो ये जो रिजर्वेशन SC ST का है, जो OBC का रिजर्वेशन है, इस सबको छीन करके सिर्फ मुसलमानों को दे देंगे, ये आरोप कितना सही है? नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पर वो मुस्लिम को दे देंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट जो वो डेवलप कर रहे हैं, जो उन्होंने सोसाइटी में एस्टेब्लिश किया डिस्क्रिशन के नाम पे, तो उसके हिसाब से वो किसी को भी रिजर्वेशन देना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। अब कोर्ट में भी बार बार हम कर रहे हैं। अभी हमने कल एक बिहार का केस परसों आर्ग्यू किया, तो उसमें 95,000 जो लोग हैं उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के भर्ती कर दिए, और 20% शेड्यूल कास्ट का है, 2% शेड्यूल ट्राइब का, 22% जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो उन्होंने पोस्ट कहा हम खाली रख रहे हैं। लेकिन आप 2016 से ऐसा बार बार हो रहा है उसमें, तो आप 16 से 8 साल 9 साल हो गए हैं, तो इतने पीरियड में जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनके जो SC ST के राइट्स हैं उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था है, ये कोर्ट में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट जो है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी। कोर्ट में जब तक अपॉइंटमेंट का सिस्टम एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होगा। मैं ये भी नहीं मानता कि ये जो कॉलेज ये जो अपना सिस्टम NJSC जो बना रहे थे वो भी कोई बहुत इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। सारी दुनिया में एग्जीक्यूटिव जजेज को अपॉइंट करती है, इसलिए ये जो अपॉइंटमेंट है ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होना चाहिए। और जो एग्जीक्यूटिव जब तक अपॉइंटमेंट करती रही है तो उस टाइम का अगर लाभ आप देखेंगे तो वो बेटर जुडिशल फाउंडेशन उसकी मिलेगी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो जजेज की अपॉइंटमेंट है उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जजेज की अपॉइंटमेंट से ही सारा सब कुछ गवर्न कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो सीटिंग चीफ मिनिस्टर को वो अरेस्ट कर लेते हैं, सीटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना बहुत गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन जब वो अरेस्ट कर लेते हैं वो रिजाइन नहीं करता है तो भी वो कंटिन्यू करता है, वो उससे भी ज़्यादा गलत हो जाता है। तो कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा कर सकें। हमें किसी लीगल प्रिंसिपल पे स्टैंड करना चाहिए, इसलिए जुडिशरी जो है उसमें रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जब राइट्स का हनन हो तब जुडिशरी इन्वोक करे अपनी पावर। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें अपॉइंटमेंट के सिस्टम में जिस तरह के लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो पूरा प्रोसेस जो है उस तरह की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करता जो करनी चाहिए। जी जी। तो दोस्तों आज हमने डॉक्टर KS चौहान से इस विषय पर बात की, आरक्षण के मुद्दे पर, जो इस चुनाव में काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है, काफ़ी प्रमुखता से उठा है, और आपने देखा कि उन्होंने इस बात को शिद्दत के साथ खारिज किया। SC ST OBC के रिजर्वेशन को ख़त्म करके, मुलतवी करके मुस्लिम कम्युनिटी को कोई दे सकता है जैसा माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यह भी गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है।
इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी चौहान साहब से कानूनी मसलों पर हम समय समय पर बात करते रहें। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।